पहले तो सिलेबस का डिसाइड कर लेते हैं। लास्ट टेस्ट में क्या आया था बेटा तुम लोगों के? सब वेक्टर्स आया था और मोशन इन मोशन इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन तक आया था। मोशन स्ट्रेट लाइन तक आया था। और वेक्टर्स। चलो तो इस बार आएगा मोशन इन प्लेन एंड मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन प्लेन विल बी द सिलेबस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट जो भी वेडनेसडे को आपका होगा। चलो कोई डाउट, कोई डीपीपी, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है, कोई डीपीपी, कोई डाउट? हाँ सर, डीपीपी दी थी उसमें से। डीपीपी की? हाँ चलो फिर बोलो, डाउट बोलो। हो गई थी सर वो तो सॉल्व। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर है गाइस, डाउट तो किसी को तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा, बिलीव ही है। एनीवन हैविंग डाउट? अरे यार तुमने सॉल्व नहीं किया डीपीपी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबसे बन गई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीक्षा, कितने लोगों ने सॉल्व किया है जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मुझे। बस 6 लोगों के नाम आए अभी तक। सर एक क्वेश्चन है डाउट। दीक्षा ने नहीं की। डीपीपी के नाम पे 2 लोग लेफ्ट भी कर गए। कनिष्का ने नहीं की। शिवम नहीं, प्रीति नहीं, वाई वाई वाई। ये 4 लोग जरा जवाब दें, 4-5 लोग इन लोगों ने नहीं की है। मदन ने नहीं की, प्रथम ने नहीं की। बेटा सब बस हो गया, मन भर गया तुम्हारा डीपीपी लोगों से? जल्दी जल्दी आंसर दे भाई साहब, क्यों नहीं की? अरे इधर माइक पे बोले प्लीज, माइक पे। मदन और कौन कौन था? दीक्षा। यस सर। हाँ बेटा, क्यों सॉल्व नहीं की? सर वो नेटवर्क इशू था सर। नेटवर्क इशू था तो उसमें यार कैसी बातें कर रहा है यार, क्लास के लिए नेटवर्क इशू नहीं है ना? क्लासेस अटेंड कर रहा है, डीबीपी डाउनलोड होने में कितना तेरा नेटवर्क लग रहा है? सर ये मतलब शाम के टाइम आया था सर ये डीपीपी, तब तक मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था ना, तो अभी सुबह डलवाया रिचार्ज। अरे पीडीएफ डाउनलोड होने में रिचार्ज चाहिए, कैसी बातें कर रहा है? किसी को बोल देता, व्हाट्सएप कर देता, ग्रुप बना के उस पर फ्यूचर डॉक्टर करने से ही केवल आपके डॉक्टर नहीं बन जाओगे बेटा। यस सर, अगली क्लास तक हो जाएगा सर। है ना? बाकी लोग? दीक्षा, प्रथा? सर मुझे याद नहीं रहा। वेरी गुड बेटा। यस सर। भूल जाएगा, नीट भी तुमको डॉक्टर बनाना, ध्यान रख लेना इस चीज को। एक एक दिन यार 60 डेज हैं आपके पास, उसमें भी आप अगर एक एक 2 दिन ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? शिवम बेटा तुम्हारी आवाज तुमको ही ब्रेक हो रही है, बाकी सबको सही आ रही है आवाज। शिवम तुम अपना आंसर भी बता दो भाई, तुमने क्यों नहीं की? सर वो ट्रैवल कर रहा था सर, इससे नहीं चल पाया नेट। तू ट्रैवल कर रहा था? कहाँ ट्रैवल कर रहा था? सर ट्रेन में। कहाँ गया था? सर बिहार। कहाँ पे गया था? बिहार। बिहार गया था तू और बिहार से वापस आ गया? यस सर। इतना कितना ट्रैवल करके आया सर तू? बिहार आया हूँ। बिहार आया है तो रास्ते में सॉल्व कर लेता बैठ के यार। क्या सर? सर नेट नहीं चल रहा था ना ट्रेन में। अरे एक पीडीएफ डाउनलोड करके फोन में रखनी थी बेटा, स्क्रीनशॉट ले बिल्कुल लेके ही घर पे चल रहा बैठ था के नेट सॉल्व कर पे। लेता, बाद में सबमिट मार देता।
नेट तो क्या यार, वो मुश्किल से 15 मिनट का काम नहीं था डीपीपी यार। ये डिफरेंस दिखाता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर मुझे करना होता, मैं क्या करता, स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेता या किसी से मंगा लेता, भाई साहब स्क्रीनशॉट दे दे क्वेश्चन के, और सॉल्व कर लेता, और जब मेरे पास नेट होता मैं उसको सबमिट मार देता। हम चाहते नहीं है, अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं बेटा, हम चाहते नहीं है इसका मतलब हम डॉक्टर बनना चाहते ही नहीं है, सिर्फ मन में सोचते हैं डॉक्टर बन जाए डॉक्टर बन जाए। आई एम सॉरी टू से दैट, बट यस इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर सिर्फ सोचने से, सपने देखने से सारे डॉक्टर बनने लगे तो भाई साहब हर साल 16 लाख लोग डॉक्टर बन जाएंगे। 16 लाख लोग डॉक्टर, सिर्फ सपने देखने से अगर हम बनने लगे कि ये सपना देख लिया हमने, पूरा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगे, एफर्ट डालने पड़ते हैं। ये बहाने ढूंढ लोगे कि सर हम ट्रैवल कर रहे थे इसलिए नहीं कर पाए, तो समझ जाओ कि नीट ने भी बहाना ढूंढ लिया होगा आपको रिजेक्ट करने का। मैं कहता हूं अगर मैं मर गया हूं तो भी मुझे डीपीपी सॉल्व कर लेना चाहिए थी। ओनली एक्सक्यूज इट कि सर मैं कल मर रहा था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं की, बस। इसके अलावा कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि सर मैंने डीपीपी सॉल्व नहीं की। इसके अलावा अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बहाना होगा मेरे लिए, ध्यान रखें इस चीज का। और वो आपके लिए बहाना है, और आपका ये मान लो कि डॉक्टर ना बनने का बहाना है, वो उसी बहाने की वजह से आप डॉक्टर नहीं बनने वाले। फिर 60 दिन है, उसमें भी अगर हम इस तरीके से एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, ये अब आप जान लो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर बाद में आप जब रियलाइज करोगे कि यार 10 नंबर से रह गए, 20 नंबर से रह गए, तब आपको रियलाइज होगा यार काश वो 2 दिन थोड़ी मेहनत कर ली होती ना तो मेरा काम बन जाता। वो 2 दिन में 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता था। बहुत लोग आगे आके पछताते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे गिल्टी फील करा दूं, यहीं पे आप वो सच जान लो, बेइज्जती हो जाए, हो जाने दो। अभी समझ जाओगे तो बेटर है, नहीं तो बेटा फिर कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम है, आप दोबारा से ड्रॉपर में एडमिशन ले सकते हैं, हमें तो खुशी होगी, है ना। अगर हम अपनी बिजनेस जो हमारी टीम है उससे बात करो तो उन्हें तो खुशी होगी आप दोबारा एडमिशन लोगे, बट टीचर को दुख होता है। मैं बता रहा हूँ, टीचर नहीं चाहता कि उसका बच्चा दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत पड़े उसको। हमारा बिजनेस खराब हो रहा होगा लेकिन हमें दुख होता है कि हमारा बच्चा दोबारा एडमिशन ले रहा है सेम चीज के लिए। तो प्लीज ऐसा ना करें, आपसे ज्यादा दुख टीचर को होता है, ध्यान रखें। चलो भाई आगे बढ़े, कहाँ तक बात हो गई थी जरा बताओ। सर रिकॉइलिंग ऑफ गन पे थे, उसके बाद आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई थी। हाँ वो एग्जांपल बता रहे थे, वो रिफ्लेक्ट वाला, मोमेंटम कंजर्व करने वाला। मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल देख रहे थे हम। तो भाई मैंने बोला था कि सर ये कुछ ऐसा था, देखो ये एक बॉल है, यहाँ से एक m मास की बॉल v स्पीड से हिट करती है, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल, और टकराने के बाद सेम स्पीड से वापस चली जाती है, मेकिंग एंगल थीटा। आपको बताना चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ। मैंने कहा सर इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं वेलोसिटी का एंगल निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा v cos थीटा। तो अगर मैं v इनिशियल लिखूं, दैट इज इक्वल टू v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। मैंने कहा v फाइनल कहाँ है, ये सर इसके भी 2 कंपोनेंट कर सकते हो आप, मेकिंग एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा सॉरी v sin थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा। आप क्या लिखोगे, v sin थीटा माइनस i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो m इनटू ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ आ जाएगा माइनस 2v sin थीटा i कैप। तो दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड वाले देखोगे तो 2mv sin थीटा आ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा, तुमको ब्लर दिख रहा है, सॉरी। बाकी लोग सही है सर।
बेटा मदन तुम्हारे एंड पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है बेटा, सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन में पेशेंस डाउट था रखो। मुझे टेस्ट का। कौन से टेस्ट का डाउट था? सर अभी जो हुआ था 3 तारीख को। तो पूछो ना बेटा, उसके लिए भी परमिशन दोगे क्या? मैं कब से 10 मिनट से बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, कोई कुछ बोलने ही नहीं चाह रहा है। सर शशांक को बोलिए वो प्रेजेंट कर देगा। कौन सा क्वेश्चन है वो तू बताएगा ना यार, तू प्रेजेंट अरे कर ले। ग्रुप सर मैं फोन से नहीं पढ़ रहा ना, तू काय से पढ़ रहा है? लैपटॉप से। लैपटॉप में प्रेजेंट करना नहीं आता क्या? शशांक भाई तेरे को पता है कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? हाँ सर, ग्रुप में इसका एक फोटो भेजा था, स्क्रीनशॉट। तो प्रेजेंट करो जरा उसको। 1 मिनट सर। बेटा जल्दी जल्दी डाउट पूछा करो, शुरुआत में आके बोलता हूँ डाउट उठाओ, तब तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो, जब पढ़ाना स्टार्ट कर देता हो तब डाउट पूछने लगते हो। इसमें देख लो भाई, वाई डायरेक्शन में भी कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जो पहला था वही बाद में था एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल ने फोर्स लगाया होगा एक्स डायरेक्शन में, बॉल ने केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसलिए एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हुआ। वाई डायरेक्शन में बॉल ने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम तभी चेंज हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। सर ये वाला है। क्या क्वेश्चन है? हाँ बेटा, अब ball is dropped vertically from height at d above the ground on the velocity varies with the velocity h above the ground। हाँ भाई, आपने बोला ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी, अरे इजी सा क्वेश्चन था देखो, ये हाइट है और वेलोसिटी ये वेलोसिटी, जब ये कहीं से ड्रॉप की गई तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और आप बोलोगे तब हाइट की वैल्यू कितनी थी? d, ठीक है, तो आप बोलोगे v0 कहां पर होगा? सर इस एक्सिस पे v0 होगा, और h की वैल्यू कितनी थी? d। मैंने कहा सर ये पॉइंट यहां बना दूं मैं, जब ये बॉडी को ड्रॉप किया गया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, मतलब y0 कहां होता है? एक्स एक्सिस पे, हमने y पे वेलोसिटी ले रखा है, और उस टाइम पे h की वैल्यू कितनी थी? d। तो आपने बोला सर ये d यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और h की वैल्यू डिक्रीज हो रही है d से लेकर 0 तक, ग्राउंड पे आ जाएगा तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, हाइट की वैल्यू। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। v की वैल्यू नेगेटिव में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, 0 है, नीचे नीचे आएंगे तो वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे ग्राउंड को हिट करेगा। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे ग्राउंड के पास आएगा h की वैल्यू कम होते 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 0 हो जानी है, मतलब ये वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, ऐसे आएगा ग्राफ। अब जैसे ही हिट करेगा, हिट करने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन अचानक से रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव थी अचानक से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप बोलोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होगा? कम होता जाएगा। और उसने बोला कि अब कितनी हाइट तक जा पा रहे हैं? शायद d/2 तक जा रहे हैं, d/2 तक। तो ये ग्राफ देखो कहां, मतलब d/2 पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। वो सर क्लियर है। अगर आप लोग अपने प्लस माइनस वाले कंसेप्ट लगाओगे कि ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा सीधा कर लोगे तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे, जो पहले आपने पुराने कंसेप्ट बना रखे थे जो। चलो, तो हमने बात की थी तीनों लॉज हो गए थे हमारे, हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे, राइट। अब हम बात करेंगे सर हमें एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करने फोर्सेस को। देखो एप्लीकेशन हम बोलेंगे सर कैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसे एप्लीकेट,
तो देखो जब भी आप बोलोगे क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बिना इसके कभी बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। इसको हम इन शॉर्ट एफबीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफबीडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखिए, मैंने कहा मान लो ये एक एम मास का ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, आप बोलते हैं उन फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करना ही आपको बोलते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप बोलते हैं उसको। ठीक है, आप बोलते हैं कितने फोर्सेस पे लग रहे होंगे। अब देखो थोड़ा सबसे पहले तो हम खुद बोलेंगे, एक तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg। ये कौन लगा रहा है सर? ये लगा रहा है अर्थ। ध्यान रखें, अर्थ और ग्राउंड दो अलग अलग चीजें होती हैं। अर्थ मतलब अर्थ एज अ होल की बात करते हैं, ग्राउंड एक पैच की बात करते हैं जो सरफेस कांटेक्ट में है, वो अर्थ नहीं, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, उसका रोल अलग होता है और ग्राउंड का रोल अलग होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब इस पे एक फोर्स और लग रहा होगा। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, whenever two surfaces come in contact with each other they apply a force that is called contact force on each other। यहाँ पे देखिए एक मास ब्लॉक का सरफेस है और ग्राउंड का सरफेस है, ये कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। ध्यान रखेंगे जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, ये दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे इन दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स along the surface लगता है, जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके along एक कंपोनेंट लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और एक कंपोनेंट हमेशा, ध्यान रखेंगे, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं एफसी। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे सर वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, फोर्स एक ही है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक सरफेस के अलोंग लगेगा, देखिए ये सरफेस है कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगेगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। तो आप बोलोगे सर जो अलोंग दी सरफेस लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, अलग से कोई फोर्स नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अगर आपने मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ा हो 9th-10th में, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, इसका मतलब क्या है? एक ही चीज है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर ये क्लियर हो गया, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। लिख लो ये वर्ड, सिर्फ सुनो नहीं बैठ के, लिख लो ये वर्ड। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है और एक कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अलोंग वाले कंपोनेंट को हम फ्रिक्शन बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होगा, नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एम ब्लॉक की बात करें तो ग्राउंड इसको पुश करेगा, ग्राउंड किधर पुश कर सकता है? ऊपर की तरफ। तो इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यही आप बोलोगे, यही नॉर्मल का आप रिएक्शन लगा रहे होगे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल हमेशा पुश करता है। दो सरफेस है, आप ऐसा मत सोचना ये वाला सरफेस इस सरफेस को अट्रैक्ट करेगा नॉर्मल से, नहीं, ये वाला सरफेस हमेशा धक्का देगा, मतलब इस पे नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा। सिमिलरली ये वाला सरफेस इस पे नॉर्मल किधर लगाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। पुशिंग फोर्स होता है हमेशा, नॉर्मल कभी पुल नहीं करेगा इसके। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका एफबीडी बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सबसे आपको पता है सर, एक तो एमडी लग रहा होगा और एक यहाँ कहीं नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अब आप क्या बोलो कि सर इस एम को एक अलग से पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये पॉइंट की तरह हम ब्लॉक बना देते हैं वरना पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की बात कर लो, एक तो इस पे लग रहा होगा एमडी, एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। सर यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शन की बात हम नहीं करेंगे, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा 0,
मतलब यहाँ पे केवल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर लग रहा होगा, नॉर्मल के बराबर होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, अब आप ध्यान रखना, आप हमेशा सरफेस को फ्रिक्शनलेस मानेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले एफबीडी बना लिया, तो ये इस ब्लॉक का एफबीडी हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, ग्राउंड पे देखिए नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है एफबीडी में, मुझे उससे मतलब नहीं होता। ये किस पे कितना फोर्स लगा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं होता। बेटा योगिता, आपके एंड पे थोड़ी सी शायद इश्यू हो सकती है, 2 लोग बोल रहे हैं, मदन और योगिता। बाकी लोगों में आई गेस क्लियर आ रही होगी, मेरी तरफ से स्पीड अच्छी आ रही है। बाकी लोग बताएंगे, शशांक, प्रथम। सर क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो 1-2 लोगों में अपने एंड पे दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। शिवम तू तो बिहार में बेटा, तू तो वैसी बात नहीं करे यार, है ना, तेरे यहाँ तो नेटवर्क का इशू वैसे ही होना है। थोड़ा सा आप अपने एंड पे देखें, आपके एंड पे ये नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि अगर मेरे एंड से किसी को क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब मेरे एंड से इट इज क्लियर, और कई लोगों को क्लियर आ रहा है। हर्षद है क्या? आएंगे हर्षद अपने काम में बिजी हो गए। आ रही ना बाकी लोगों को? करीब 30 लोग कनेक्टेड है। प्रथम, आर्यन, आस्तिक, दीक्षा, ग्लेडी। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है सर। ठीक है, तो फिर बाकी लोग थोड़ा पेशेंस रखें या मेरी बातों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, जिनके एंड पे थोड़ी इश्यू आ रहा है, आई एम सॉरी, आप लोगों के एंड पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, उससे आपको शायद क्लियरिटी आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। जिसका भी आप एफबीडी बनाओगे उस ब्लॉक को अलग रख लोगे, उस ब्लॉक को अलग रख लोगे, और उस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस मुझे रिप्रेजेंट करने होते हैं। वहां पे कोई भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे। मैंने उसके बाद क्या करते हैं, पहला से काम तो होता है सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करना। मैंने कहा मान लो इसमें एक और फोर्स में लगा दिया मैंने, अब मैं इससे पुल कर रहा हूं, बॉडी किधर तरफ एक्सलेट होगी, इधर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ, तो आप बोलोगे एक्सलेशन भी किधर आएगा, बॉडी इधर की तरफ। एफबीडी में भी मुझे एक फोर्स ऐड करना पड़ेगा, ये मैं खींच रहा हूं, इससे खींच रहा हूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सलेशन कितना मिलेगा। अब जरा देखो, सेकंड काम क्या होता है, मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ते हैं। 2 एक्सिस ऐसे लेने होते हैं कि सच दैट हमेशा हम लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में एक्सिस ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हम ध्यान रखेंगे एक एक्सिस मेरा नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए। जो भी नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में एक एक्सिस जरूर होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे तो देखो आप एक्सिस कैसे डिसाइड करोगे सर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक एक्सिस आ गई। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिख रहे होगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप है कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे डिसाइड करने हैं कि सर एक एक्सिस हमेशा नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जरूर होनी चाहिए। तीसरा क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लिखना। नेट फोर्स सिग्मा एफ का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। देखो जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया था जब मास कैसा था, कांस्टेंट था, तो मास तो यहाँ कांस्टेंट देने वाले हैं, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे उसको लिखते हैं, फिर ये इक्वेशन लगा देते हैं। मैं कहता हूं देखो इस केस की बात कर लेते हैं, मैं इसमें दो पार्ट में लगा सकता हूं, सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू x डायरेक्शन। दूसरा लगा सकता हूं सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन। x डायरेक्शन का अलग इक्वेशन लिखा दूंगा और y डायरेक्शन का अलग लगा सकता हूं। मैं कहता हूं देखो x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं सर, एक ही लगा। अगर एक से ज्यादा लगते हैं तो हम नेट एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मान के सॉल्व करेंगे हमेशा। नेट एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे। लिख लो फिर से वाला पॉइंट कि नेट एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं हमेशा। देखो यहाँ तो एक ही फोर्स है, तो आप बोलोगे नेट फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, a, ये मेरी हुई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलेंगे y डायरेक्शन, अरे सर y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं,
तो मैंने कहा एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव, मैंने कहा ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो ऊपर क्या है, नॉर्मल, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे माइनस mg, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली कैसे जाएगी, मैं तो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो कितना हो गया, जीरो। वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां से वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है mg के बराबर। आप लोगों के, कई लोगों के दिमाग में होगा नॉर्मल की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होती है, नॉर्मल mg का रिएक्शन होता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नॉर्मल mg का रिएक्शन नहीं होता है। पहली चीज, mg का रिएक्शन कहाँ लगेगा, अर्थ पे लगता है, ध्यान रखना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं थर्ड लॉ में। नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल की वैल्यू हमेशा mg के बराबर आएगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैंने बोला मेरे एक फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है, तो क्या हमेशा फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर आएगी, कुछ केसेस में नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं आएगी। तो ये चीज बहुत दिमाग में क्लियर रखें। तो देखो, आप कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो देखो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी एक बॉडी को पकड़ के आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा बॉडी कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग अलग बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी। दूसरा स्टेप होगा, मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करना होता है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमेशा ध्यान रखना कि एक एक्सिस आपकी नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जरूर होनी चाहिए। तीसरा होता है इक्वेशन, सेकंड लॉ अप्लाई करना इस तरीके से। इसमें एक छोटा सा, एक और छोटा पॉइंट है कि सर अगर आपके फोर्सेस एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, तो आप उन फोर्सेस के कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे, ताकि आपके सारे फोर्सेस उन एक्सिस की डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएं। सपोज दैट कि अगर ये फोर्स कुछ ऐसा होता, सपोज आपने एक्सिस लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट डी फोर्स ना तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो आप इसका एक कंपोनेंट ले लेते इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ले लेते इस डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा फोर्स जो आपकी एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं आ रहा हो, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं सर, ताकि उसके कंपोनेंट आपके एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाए। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, आगे कई बार यूज होगा आपका। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं, आई होप आपने लिख लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। फॉर एग्जांपल 3 ब्लॉक हैं, चलो 2 ही ब्लॉक, चलो 3 ले लेते हैं, M1 M2 और M3। मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये तीनों एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है। और ये ब्लॉक ए है, ये बी है और ये सी है, इनके बीच में देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, तो इनके बीच के नॉर्मल फोर्सेस भी मुझे निकालने हैं, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में। मुझे बस जल्दी से बता दो कि सर यहाँ पे M1 का कोई मुझे एफबीडी बना के बता देगा, M1 का मुझे बस बता देगा फोर्सेस कहाँ कहाँ लगाने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी क्विकली। सर एक तो फोर्स लगेगा जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। मतलब मैं इधर की तरफ एफ लगा दूं, हाँ। ठीक है, और बोलो। एक सर इसका खुद का वेट लगेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसका वेट लगा दिया, और बोलो। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ नॉर्मल डी टू ग्राउंड लगा दिया। और M2 M3 का पीछे की तरफ वो लगेगा उस पे कांटेक्ट, मतलब फोर्स। M2 M3 का नहीं लगेगा बेटा, केवल M2 का। M2 का M3 का इससे कोई रिलेशन है क्या M1 का? नहीं नहीं, M2 उसके कांटेक्ट में है ना, क्योंकि M2 इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा होगा, मैंने उसको नाम दे दिया N2। हाँ जी सर। और कोई? That's it? हाँ सर, यही बाकी लोगों की लगेगा। आवाज नहीं आ रही। आपने बोला नेट एक्सेस नहीं इधर की तरफ है,
एक तो देखो मैं इसको एफबीडी बना सकता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं तीनों, अगर तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं एक से ज्यादा बॉडी को एक ही एफबीडी में इंक्लूड कर सकता हूँ। बट कंडीशन क्या होगी, उसके अंदर जितनी भी बॉडीज ली हैं सबका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे तीनों बॉडी एक एक्सेलरेशन से जा रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बोलोगे तीनों बॉडी का कंबाइन आप एफबीडी बना सकते हो। मैंने कहा इसमें तीनों बॉडीज के अंदर आ गई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पे नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, मुझे उससे ज्यादा मतलब है नहीं। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, टोटल नॉर्मल बोल दिया है। और इस पे देखो, इस सिस्टम पे बाहर से एक फोर्स लगा जिसको हम F बोल रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और नेट एक्सेलरेशन इस सिस्टम का ये है। y डायरेक्शन से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे सर, इस डायरेक्शन को आपने x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी कोई डाउट है यहीं टोक देना। दिमाग में इतना सा भी कीड़ा है तो उसे यहाँ निकाल देना तुरंत की तुरंत, घर पे मत रख लेना बेटा। मैंने कहा सर x डायरेक्शन में क्या लगा दोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इसमें केवल एक ही फोर्स है f, तो आप बोलोगे सर f इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, इस सिस्टम का टोटल मास होता है यहाँ पे m, तो आप बोलोगे m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू a। तो a की वैल्यू आ गई आपकी f अपॉन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, ये तो सबको पता है। तो ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। मुझे इनके बीच के नॉर्मल फोर्स और निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप किसी भी एक को पकड़ सकते हो। मैंने कहा जरा देखो, मैं m3 को पकड़ूंगा सबसे पहले। किसको पकड़ूंगा, m3 को, क्योंकि m3 पे ज्यादा फोर्सेस नहीं है। m3 पे एक नीचे की तरफ लग रहा होगा m3g, ऊपर की तरफ लग रहा होगा mg3। हाँ भाई साहब, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो m2 लगा रहा होगा। m2 एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, आपने उसका नाम दे दिया n23 बोल दिया, जो भी चाहो वो बोल दो। n-on-2 ड्यू टू n-on-3 ड्यू टू n32 बोल दो। 3 पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, 2। गलती से भी ये मत सोचना ये F फोर्स इस पे लग रहा है, F फोर्स m3 पे नहीं लग रहा है, ध्यान रखेंगे। आप बोलोगे ये आप बोलोगे एक्सेलरेशन तो इसका भी a ही है। मैंने कहा सर इसमें मैं सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा लूं, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल m32 इज इक्वल टू मास किसका, इसका कितना है m3, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ गया देखो आपको नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3। आप इसको n32 बोल सकते हो, n23 बोल सकते हो, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। भाई साहब घर पे बैठ के दोबारा से एक क्वेश्चन बिना देखे खुद पेन चला के जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा सर देखो इनके बीच में लगने वाला फोर्स आ गया, मैंने कहा m1 और m2 के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल लो। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, मैंने कहा इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। बट मैं और इजी स्टेप, मुझे मालूम है स्टेप इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाले फोर्सेस कम हो जाएंगे। मैंने कहा सर इन दोनों को मैंने एक बॉडी मान लिया, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ ना ऐसे आप भी बोला करो, मैंने इन दोनों को बॉडी मान लिया क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम। ऐसे बोल बोल के सॉल्व करोगे गलतियां कभी नहीं होंगी। मैंने कहा इस पे लगने वाले फोर्सेस निकाल लो। नीचे की तरफ तो कुछ वेट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, मुझे मतलब ही नहीं है उनसे नॉर्मल से। इस पे जरा देखो, यहाँ से m2 पे m1 एक फोर्स लगा रहा होगा जिसका नाम अपन ने दिया था n21 दिया था या n12 दिया था। n11 ड्यू टू 2, 1 पे 2 जो नॉर्मल लगा रहा है उसको हमने बोल दिया n11 ड्यू टू 2। 1 पे अगर m2 इधर लगा रहा है तो आप बोलोगे 2 पे m1 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ ऐसा लगा होगा, ये n12 है, आप बोलो इसको n21 बोल दो, लेकिन ये दोनों ही इक्वल होंगे। अगर m2 m1 पे इधर लगा रहा है तो m1 m2 पे इधर लगाएगा, फोर्सेस तो दोनों बराबर आएंगे ना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं। आप बोलोगे इसको n21 बोल दो, इसको n12 बोल दो, वैल्यू दोनों की कैसे आएगी, सेम। और नेट एक्सेलरेशन इनका किधर है, इधर है। ये वाली इक्वेशन लगा दोगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्या सारे नॉर्मल आ गए मेरे? किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। जिसको भी आधा पता समझ में आए घर पे दोबारा सॉल्व करोगे तब जाके क्लियरिटी आएगी, और जिसको लगता है पूरा समझ में आ गया वो भी घर पे जाके जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। मेरी बात
ध्यान खोल के सुन लो, खुद पेन से सॉल्व नहीं करोगे तुरंत की तुरंत। अगर आपने ये भी सोचा कि मैं वेडनेसडे के टेस्ट के बाद सॉल्व करूंगा, सर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। तुरंत की तुरंत घर जाके दोबारा से सॉल्व करोगे तब ये चीज समझ में आएगी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। कई सारी मुझे प्रॉब्लम्स करानी है, तो थोड़ी सी स्पीड रखूंगा, स्पीड थोड़ी कम करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी तो कुछ चीजें अगर स्किप भी हो जाएंगी तो कई सारी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होती चली जाएंगी। वैसे कोई भी चीजें मैं स्किप करता नहीं हूँ, हर स्टेप को 4 बार बोल देता हूँ। अब प्रॉब्लम्स है, सॉल्विंग में तो थोड़ी स्पीड चाहिए ना यार, है ना। मैंने थ्योरी पोर्शन बड़े आराम से पढ़ा दिया, इसका थ्योरी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है इसकी। फिर भी आप लोग बोलते रहा करो यार, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो, है ना, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मुझे लगे चलो कोई तो ऐसा है जो ध्यान दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती बोल दिया हाँ सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से बताना, ये पीआर क्वेश्चन के सारे स्टेप तुम लोगों को सबको समझ में आ जाए, एक भी ऐसा नहीं है इसको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई थी। एक भी बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, क्या मालूम है इसको। दूसरा बाकी लोग कुछ बोलेंगे? हर्षित, Yes, सफूरा, sir, आगे दीक्षा, सर। दीक्षा, मदन, यस सर, आगे। सर आ गया क्वेश्चन समझ में। यस Yes, सर, sir. हाँ हाँ सर। घर पे जाके दोबारा ट्राई करोगे? यस यस सर। सर। तभी जाके आएंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है आगे होंगे, अटक जाओगे तुरंत। चलो भाई, आप बोलते हो मैंने मान लिया, मैं क्या, चलो और प्रॉब्लम देखते हैं, धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या, टेंशन थोड़ा सा और देख लो, टेंशन क्या होता है। टेंशन हमेशा एक स्ट्रेस स्ट्रिंग में होता है। टेंशन ये, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को खींचोगे, जब भी किसी स्ट्रिंग को आप खींचते हो तो टेंशन डेवलप होता है सर स्ट्रिंग में, जिसको हम बोलते हैं एक टेंशन फोर्स, हमेशा पुलिंग। ये तो हमेशा पुलिंग नहीं है, जैसे नॉर्मल होता है हमेशा पुश करता है, स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है। कभी भी आप स्प्रिंग से धक्का नहीं दे सकते। ऐसा कर सकते हो कि रस्सी ली और उसमें बांध दी और उससे रस्सी की हेल्प से धक्का दे दिया, नहीं दे पाते हो ना, हमेशा पुल कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रिंग को खींचते हो, जैसे ये वाला एंड को खींचा तो यहाँ पे टेंशन एक जनरेट होगी। सिमिलरली ये वाला एंड भी अपने आप खींचेगा, जब आप इसको खींचोगे तो देखो ये आगे जाना चाहता है लेकिन बॉल इसको पकड़ के रख लेगा, तो बॉल इसको पीछे की तरफ खींच रहा है इस तरीके से, तो आप बोलोगे सर इस एंड पे टेंशन किधर जनरेट होगा, इधर। तो जिस एंड को आप जहां खींचते हो टेंशन हमेशा उसके ऑपोजिट जनरेट होती है। ये वाले एंड को आप बाहर की तरफ खींच रहे हो तो टेंशन स्प्रिंग में कहां जनरेट हो रही है, अंदर की तरफ। मतलब टेंशन आप पे लगाएगा लेकिन आप लोग स्प्रिंग में जनरेट कहां हो रही है, इधर की तरफ। ये वाले एंड को बॉल इधर पीछे की तरफ पकड़ के खींच रहा है ना बॉल, तो आप बोलोगे टेंशन क्या करेगा, टेंशन जो है वो इधर की तरफ लगाएगा, स्प्रिंग आपको बॉल को आगे की तरफ पकड़ के खींचेगा। ध्यान रखना, अगर स्प्रिंग मासलेस है तो पूरी स्प्रिंग में टेंशन सेम होता है। स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल तो होता ही होता है, मतलब स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारी औकात से बाहर है। अगर हमारी स्प्रिंग अगर खिंच बढ़ गई तो पूरे सब्जेक्ट में हम बोलते हैं स्प्रिंग की लेंथ में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीज लिख के ले लो। अब स्प्रिंग कैसी है, यहाँ पे मासलेस है, अगर मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगा, और अगर कहीं स्प्रिंग के बीच में कोई मास बांध भी दिया, स्प्रिंग का मास आ गया तो अलग बात हो गई, तो आना ही आना है। और अगर स्प्रिंग के पूरी स्प्रिंग के बीच में कोई मास आपने बांध भी दिया तो आप क्या बोलो, बीच में, एंड पे नहीं, बीच में, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अब पूरी स्प्रिंग में टेंशन सेम नहीं होगी। लिख लो इस पॉइंट को हमेशा। अगर स्प्रिंग मासलेस है और उस स्प्रिंग के बीच में कहीं पे भी कोई मास नहीं है तो टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग कैसी होती है, सेम होती है, अमाउंट वाइज। डायरेक्शन तो हमेशा क्या होती है, जिस एंड को खींचोगे उसके ऑपोजिट लगाता है हमेशा। अगर टेंशन, अगर स्प्रिंग में कोई मास आ जाता है, अगर स्प्रिंग में कोई मास आ जाता है तो आप बोलोगे टेंशन अब सेम नहीं रहेगी, इसी को ध्यान रखेंगे। हम मैक्सिमम टाइम मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस टेंशन को स्प्रिंग लेके चलते हैं। कैसे लेंगे, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग लेंगे।
चलो भैया अगर आप बोलते हो कि ले लेंगे तो मैंने कहा चलो आगे इससे भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। छोटी छोटी बातें तो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम करनी है, फिर से थोड़ा सा बात करेंगे, तब थोड़ी थ्योरी करते आ जाएंगे। आपने बोला कि सर चलो इसकी बात कर लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है। अब मुझे जरा बताओ इसका एफबीडी बनाना है, एम का मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने एम मास ले लिया, इसका एफबीडी बताओ कैसे कैसे बनाऊंगा, जल्दी बोलो, जल्दी कोई। सर एम का नीचे मास लगेगा ऐसे एम जी। मास नहीं लगेगा बेटा, वेट लगेगा, मास नहीं लगता। वेट वेट वेट। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। एक इंक्लाइन प्लेन इस पे नॉर्मल लगाएगा किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सर, इसके और उसके। मास परपेंडिकुलर। क्या तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बुला कर। सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ जी, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर होगा? अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक यहाँ रखा है, ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। सचिन, यस सर करेगा। सचिन, सर करेगा। सरफेस कैसा है? सरफेस जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तब तक फ्रिक्शन लेस है, पहली बार बोल चुका हूँ मैं। फ्रिक्शन लेस है तो सर करेगा। करेगा सर। करेगा। एंगल कुछ भी हो ये स्लिप करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक सारे सरफेस कैसे हैं, फ्रिक्शन लेस है। जब तक मैं फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन बोलूंगा लेस। तब तक तो सब फ्रिक्शन लेस है। ठीक यस है, सर। तो आप बोलो एक्सेलेरेशन किधर होगा, जल्दी बताओ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी। तो आप बोलोगे सर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा सर, आपको एक्सेस ऐसे लेनी पड़ेगी कि सर एक तो एक्सेस तो मैंने कहा कैसे लेना, मेरा क्या स्टेप था, एक्सेस ऐसे लेना कि एक एक्सेस तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैंने ये एक्सेस ले ली। अब जरा देखो क्या मेरे सारे फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में हैं, मैंने कहा सर नॉर्मल, नॉर्मल तो वाई डायरेक्शन में। एम जी, ओ सर एम जी ना एक्स में है ना वाई में है, तो मैं क्या करूंगा सर, एम जी के दो कंपोनेंट कर लूंगा, यस सर। एक एक्स डायरेक्शन में ले लूंगा और एक वाई डायरेक्शन में ले लूंगा, और अब एम जी को हटा दूंगा चाहो तो, क्योंकि भाई कंपोनेंट ले लिए तो फोर्स को हटाना पड़ेगा ना। फिर भी मैंने कहा जब ये एंगल थीटा है तो ध्यान रखना ये एंगल भी थीटा है। मैं तो आप कुछ मत करो, थोड़ा सा आप अगर आप लगा लोगे, देखो ये डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है और ये ऐसी डायरेक्शन है, जरा देखो ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, मैंने थीटा। है ना। तो आप बोलोगे सर जरा देखो ये और इसके परपेंडिकुलर ऐसे देखो, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये दोनों कैसे हैं 90 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ध्यान रखो कि ये वाला एंगल हमेशा थीटा आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा आ जाएगा एम जी साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखो ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ही आने वाला है। अब आप बोलोगे फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, देखो एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, एक ही फोर्स है केवल एम जी साइन थीटा, तो लग तो गई एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ए बोली हुई है, ये एम से एम कैंसिल, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई डी साइन थीटा, यही आती थी बेटा। इंक्लाइन प्लेन अगर फ्रिक्शन लेस है, सिंपली बॉडी को रखोगे तो उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा डी साइन थीटा। मैं कहा सिमिलरली सिग्मा एफ बाई बोल दो, सिग्मा एफ बाई इक्वल टू कितना है सर, एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं उसको जीरो बोल दूं। अच्छा, ऊपर वाला क्या है नॉर्मल, मैंने उसको बोला नॉर्मल, नीचे वाला क्या है एम जी कॉस थीटा, तो आप बोलोगे माइनस एम जी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो एम जी वैल्यू कितनी बराबर आ गई सर, एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गई। देखो नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, मैं आपको पहले ही बोल चुका था, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही है कि नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, ये mg के बराबर नहीं है। ये चीजें हमें याद रहती हैं बेटा, कितने बार सॉल्व की हुई होती है, नहीं भी रहती है तो देखो कितने इजीली सॉल्व होते हैं, अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो। फंडे क्लियर तो क्वेश्चन भाई आराम से बनेंगे, और यही बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमेशा। मैंने कहा चलो सर और करें। हाँ जी बेटा, सर ये जीरो के इक्वल कैसे आया? इसके इक्वल ये सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कैसे आया? वाई डायरेक्शन में, देखो वाई डायरेक्शन कौन सी है, ये इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सप्रेशन है क्या बेटा, नहीं, ठीक है। क्लियर।
करते चलो, बस ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। अब एक एक करके हम प्रॉब्लम्स में बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कहा पुली की बात कर लो। पुली जानते हो ना कैसे होती है? ऐसे होती है। ये पुली कैसी है? सर मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये पुली के ऊपर जो रोप है ना, ये पुली घूमेगी ही नहीं, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, कभी पुली नहीं घूमेगी। रोप इसके ऊपर से स्लिप करेगी। ऐसे रोप को खिसका सकते हो आप। आपने जो गांव में देखी होगी, शिवम ने देखी होगी बिहार में। क्यों शिवम? देखिए कुएं के ऊपर पुली। तो मैंने भी देखी है। देखिए सर। ठीक है बेटा, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इतना ऐसे ऑफेंड क्यों कर रहे हैं दूसरे वाले? सर मैंने भी देखी है सर, ऐसा क्या है? ठीक है, मेरे को मालूम है बिहार वालों ने तो देखी होती है, क्योंकि बिहार में अभी भी ये सब बहुत अच्छे से चलता है। बिहार वाले बेचारे अभी भी गाँव में बहुत अच्छे से रहते हैं, गाँव की चीजें फॉलो करते रहते हैं, है ना। दिल्ली वाले जो होंगे, कई लोग होंगे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा कुआं क्या होता है, वेल क्या होता है। देखा किसी ने? अच्छा, ऐसे कोई लोग जिन्होंने कभी कुआं लाइव में देखा ही नहीं है, लाइव कुआं नहीं देखा, ऐसे कोई है? रियल लाइफ में कुआं नहीं देखा, या कुएं से पानी निकलते हुए नहीं देखा हो? कुआं तो देखा है, बट ऐसे सर पुली से पानी निकलते हुए नहीं देखा। ऐसा कोई रियल लाइफ में? टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो संस्कृति देखा है? नो सर। नमन? शायद नमन ने भी नहीं देखा। नमन की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा संस्कृति, कुआं ही नहीं देखा या पानी निकलते हुए नहीं देखा? सर पानी निकलते नहीं देखा। रियल लाइफ में वेल देखा है, वैसे कुआं देखा है, राइट? वेल शायद वो भी नहीं देखा। शायद वो भी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। वेल जानती तो हो क्या होता है? गेट वेल सून। यस सर, ये पुलिस सिस्टम तो लिफ्ट में भी होता है ना, वो देखा है उसमें। अच्छा चलो, नहीं बहुत अच्छी बात है कि आपने लिफ्ट के बाहर भी देखा है कुछ, है ना। वरना मैं तो लिफ्ट के अंदर होता हूँ, बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। सर नहीं, मूवीज में देखा है। अब मूवीज की बात नहीं हो रही है। मूवी में तो तुमने कुएं से पानी निकलते हुए देखा है, रियल लाइफ, है ना। मूवीज में तो मैंने भूत भी देखा है, रियल लाइफ में नहीं देखा बेटा। ठीक है, तो मूवीज में बहुत कुछ चीजें देखी होती हैं जो हम रियल लाइफ में देखने को तरसते हैं। ठीक है, तो कभी मौका मिले जरूर देखना, बड़ा मजा आता है देखने में, है ना। चलो खैर, तो पुली क्या होती है? ऐसी पुली सिस्टम होता है, आपने देखा है लिफ्ट का भी बिल्कुल रोप होती है उसके ऊपर, तो वो पुली घूमती है और रोप ऐसे घूमती चली जाती है, राइट। बट हम यहाँ पे जो पुली पढ़ने वाले हैं इसमें रोप पुली के ऊपर स्लिप करेगी, क्योंकि पुली जैसी फ्रिक्शनलेस है। और जब तक पुली और उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, तो रोप और पुली का कोई रोल है ही नहीं। बस वो रोप को क्या डायरेक्शन दे रही है, आप बोलोगे रोप इसके ऊपर से स्लिप करेगी, पुली घूमेगी नहीं, है ना। कोई रोटेशन नहीं होगा पुली में, केवल इसके ऊपर से रोप स्लिप करेगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। अब इससे हमने बोला दो ब्लॉक बांध दिए, M1 और M2, इनको ऐसे छोड़ दिया। अगर मैंने सिंपली ऐसे छोड़ दिया, क्या ये रोप मूव करेगी कि रेस्ट पे रहेगी? बताओ। सर वो तो मास्क और कितना सर मूव करेगी ना, आवाज नहीं है किसी की, एक एक करके बोल दो बेटा। मूव करेगी। मूव करेगी डिपेंडिंग की सर मासेस अलग अलग होंगे तो मूव करेगी। अगर मासेस सेम होंगे तो हो सकता है रेस्ट पे भी रहे। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि M1 की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन M2 है। M1 M2 से बड़ा है। अब देखो मूव करेगी। आप कैसे मूव करेगी? मेरे को मालूम है M1 की डायरेक्शन, M1 इसको नीचे खींच लेगा। अगर ये नीचे A1 एक्सेलरेशन से A एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये ऊपर A एक्सेलरेशन से जाएगी फॉर श्योर, क्योंकि जितनी रोप नीचे जाएगी उतनी ये रोप ऊपर जाएगी, क्योंकि रोप की टोटल लेंथ तो कैसी है? कांस्टेंट है। तो जितनी रोप यहाँ से नीचे जाएगी उतनी रोप यहाँ से ऊपर जाएगी। तो जितना एक्सेलरेशन से M1 नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से M2 ऊपर जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा देखो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, प्लस देखो यहाँ पे रोप को ये M1 नीचे खींच रहा है, तो सर ये रोप इसको ऊपर खींच रही होगी टेंशन T से। सिमिलरली आप बोलोगे ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को ये नीचे खींच रहा होगा टेंशन T से। जो भी फिक्स पॉइंट होते हैं वो रोप वहां पे टेंशन लगाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे M2 को ये ऊपर खींच रहा होगा टेंशन T से, क्योंकि ये रोप मासलेस है और बीच में भी इसके कोई मास नहीं है, पुली इज मासलेस। तो आप बोलोगे पूरी रोप में टेंशन की वैल्यू कैसे आने वाली है? सेम आने वाली है। तो ये वाले पॉइंट कुछ फिक्स है जो कि यहाँ से टच हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा टेंशन T से।
मैंने कहा एक एक करके क्या बना लो, एफबीडी बना लो, आ जाएगा। M1 का एफबीडी बना लेते हैं। M1 पे दो फोर्सेस हैं, M1 इंटू जी, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ एक। मैंने कहा इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को ही एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जो भी मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वाई मानना वाई मान लो, जो मानना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो भाई साहब क्या लगा दोगे, सिग्मा एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे। नीचे की तरफ फोर्स कौन सा है, m1, उसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है। देखो मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ बस, आप चाहो तो ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, आंसर तब भी सेम आएंगे। मैं जनरली क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि बोलता हूँ m1 जी बड़ा होगा, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो m1 जी ऊपर वाले माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब m1 इंटू ए। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। m2 का जरा विधि बनाओ, ऊपर की तरफ टेंशन टी है, नीचे की तरफ m2 जी है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है। अब मैं इसके लिए ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो फिर से लिख दूंगा टोटल फोर्स कितना लगेगा, टी माइनस m2 जी इज इक्वल टू m2 इनटू a। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन सॉल्व होके आएगा, वो आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। ए की वैल्यू किसी भी, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आते ही आते हैं तो याद भी लगाते हैं। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिधर होगी उसे पॉजिटिव मानेंगे। मान सकते हैं, आपको दो डायरेक्शन लेना ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व करता हूँ। डायरेक्शन मैं डिसाइड कर सकता हूँ, देखो क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो डायरेक्शन मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उससे आप आंसर निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऊपर वाले को पॉजिटिव मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। बस गलती मत करना, अगर आपने एक्सेलरेशन, अगर हम नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, मान लो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लिखना मत भूलना, m2 जी को पॉजिटिव और टेंशन को नेगेटिव, प्रॉपर साइन के साथ रखोगे, डायरेक्शन कुछ भी मानो। मैं बस इजीनेस के लिए क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला फोर्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस करने में मुझे इजी होती है हमेशा। आप किसी को भी मान सकते हो, बट एक मैं प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करता हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है एफबीडी में, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाता है। बस ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं यही आपको भी सजेस्ट करता हूँ, बाकी आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक और देख लेते हैं, पुली। अच्छा, पिछले वाले में थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम और रह गया था, उसमें मैंने कहा देखो यहाँ पे पुली पे कितने ऊपर एक ऐसे बनी हुई थी ना, ये पुली को खींचने वाली जो रोप है वो अलग है, उसको उसका टेंशन टी है। यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो तो पुली पे दो फोर्स लग रहे थे, इधर से टी लगा था, इधर से टी लगा था, याद हो तो। उससे वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी और। इस पुली पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। इस पुली पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। इसका मतलब ऊपर वाली जो स्प्रिंग है जिससे ये बनी हुई थी, उसमें कितना टेंशन है वो अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिख सकते हो, T1 इज इक्वल टू 2T। बिकॉज ये पुली पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। सर ये जो रोप थी नीचे वाली, वो दोनों उसको नीचे की तरफ की टेंशन से खींच रही थी, और ये वाली रोप इसको ऊपर की तरफ लग रही है, तो इस पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला फोर्स कितना है, T1, और नीचे वाला कितना है, ये वाला T और ये T मिला के कितना हो जाएंगे, 2T। तो यहाँ से टेंशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू 2T, ऊपर वाली स्प्रिंग है। कई बार ये भी पूछ देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़े, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं।
यस सर। मुझे ये बताओ क्या ये ब्लॉक नीचे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, कि सर कुछ कंडीशन पे खिसकेगा कि कभी नहीं खिसकेगा, ऐसा है बताओ। और आप तो नीचे खिसकेगा जब मास M1 ज्यादा की होगा वैल्यू अगर M1 की वैल्यू ज्यादा है M2 से। सर नहीं खिसकेगा। नहीं खींचेगा। शशांक कुछ बोल रहे हो क्या तुम? तो मैं बोला था खिसकना चाहिए, पर आपने जब M1 को बड़ा कर दिया। आप बताओ खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? सर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो खिसकेगा। खिसकेगा सर, बिल्कुल खिसकेगा जतन सर। सही बोल रहे हो सर। फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी कर लो खिसकेगा ही खिसकेगा। इसको देखो, आप बोलते हो यहाँ रोप खींच रही है डायरेक्शन में, पीछे कोई रोकने वाला है ही नहीं। रोप थोड़े से भी फोर्स से खींचेगी तो ये खिसकेगा ही खिसकेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो M1 खूब बड़ा बना रहे, वो खिसकेगी खिसकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टेंशन कितनी लग रही होगी T, यहाँ पे भी, क्योंकि आप बोलोगे फिर से मास प्लस फ्रिक्शन है पूरी, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी T। आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा A से, तो आप बोलोगे ये इधर जाएगा A से। इस पुली की बात करो, पुली को देखो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा और इधर पे इधर की तरफ लग रहा होगा। वाईफाई आ गया एकदम से, चलो। ठीक है, मैंने कहा M2 की तरह FBD बना लो। नीचे की तरफ क्या लग रहा है M2 की, देखो वही सारे स्टेप वही फॉलो करने बार बार। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मैं नीचे की डायरेक्शन कोई पॉजिटिव मान लूं, आप लिखोगे M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। देखो मैंने यार बार बार लिख नहीं रहा हूँ कि सिग्मा एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना है, बट अब आपको बार बार आना चाहिए कि टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा सर इसका एफबीडी बना लो M1 का। सर M1 का जो एफबीडी है नीचे की तरफ लग रहा है M1 जी, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, सॉरी नॉर्मल, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब है, इस डायरेक्शन से मतलब है, एक्स डायरेक्शन से। आप बोलोगे इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना है A, और सर एक ही फोर्स है T, तो T इक्वल टू कितना हो गया M1 इनटू A। इक्वेशन नंबर सेकंड, इस T की वैल्यू यहां रख दो, इस T की वैल्यू क्या रख दो, यहां पे रख दोगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। रख दो भाई साहब, या दोनों का ऐड कर दो, ऐसे बोल दो जैसे आप चाहो। जैसे दोनों का ऐड करोगे T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो कितना आएगा, इस केस में एक्सप्रेशन कितना आएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। मुझे रटे हुए नहीं है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। और टेंशन की वैल्यू क्या करनी है सर, A की वैल्यू यहाँ रख दो, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई M1 M2 इंटू A सॉरी E अपॉन M1 प्लस M2। कर पाएंगे क्वेश्चन? क्या एफबीडी सॉल्व कर रहे हैं? किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम को यही रोक देना। नो सर यस सर। चलें आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बात करेंगे फ्रिक्शन की। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर ये पुली टेंशन कैसे लगा रही है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। पुली टेंशन नहीं लगाती बेटा, टेंशन स्प्रिंग लगाती है। पुली नहीं टेंशन लगाती, टेंशन हमेशा स्प्रिंग लगाएगी। अब आप सोचो ना यार, ये देखो ना यार, ये पुलिस होने लगा रही है, ये रोप बनी हुई है ना, रोप इसको ऊपर खींचेगी ना। इस पुली पे रोप देखो, ये रोप ऐसी है, तो ये रोप रोप इस पुली के इस पॉइंट को नीचे खींच रही है, मतलब रोप घुमाने की कोशिश करेगी ना यार पुली को। तो आप क्या बोलोगे, रोप इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचेगी, पुली पे फोर्स लगाएगी रोप, ऐसे ही ये रोप इधर की तरफ खींचेगी पुली को। पुली टेंशन नहीं लगाएगा, टेंशन हमेशा कौन लगाता है, रोप लगाता है। ठीक है। क्लियर है? जी सर। अगर कोई बोले पुली पे कितना फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, तो आप बोलोगे पुली पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये टेंशन और ये टी, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है पुली पे, बोलो बोलो।
बेटा तुम ही बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ कामाक्षी, रोप के द्वारा पुली पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0 0। अच्छा 0 क्यों 0 लग रहा है बेटा? इन ये दो फोर्स लगा रही है रोप पुली पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा? पॉसिबल है? नहीं 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 कितना आएगा? एनीबॉडी एल्स? सर T√2। √2t। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? √2t। पुली पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो रोप ने लगाया। सर पुली यहाँ पे बिंदी हुई है, यहाँ पे देखो ये फिक्स पॉइंट है, लकड़ी से या किसी चीज से फिक्स होगी ना, तो रोप की वजह से √2t इधर लग रहा है, तो ये एक √2t इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो पुली पे नेट फोर्स 0 आएगा, बट रोप की वजह से नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ये इससे बंधी नहीं होती ना ये जो चीज यहाँ से, तो ये पुली को नीचे गिरा देता कि नहीं गिरा देता? सोचो, रोप नीचे धक्का करके नीचे गिरा लेती रोप। ये इसकी वजह से टाइटली फिक्स्ड है, यहाँ पे एक डंडा लगा होगा या जिस तरीके से भी उसको फिक्स किया गया होगा। रोप का नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स पुली पे 0 है। रोप का फोर्स और ये हिंज बोलते हैं हम इसको, इन दोनों का सम ऑफ द फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी बनेंगे क्वेश्चन। अच्छा, कोई मुझे अगर सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता दे कि भाई साहब फ्रिक्शन क्या होता है, तो मुझे बड़ा खुशी होगी। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, अब ये फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। चलो कोई मुझे सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में फ्रिक्शन जल्दी से बता देगा तो मुझे बड़ा खुशी होगी। एनीवन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस? मजा नहीं आया? और बोलो एनीवन? अरे यार जो कुछ बोला है मन में आया है वो जल्दी से बोल दो यार, टाइम बहुत वेस्ट करते हो तुम लोग यार। मुझे तुम्हारे मुंह से शब्द निकालने के लिए हाथ डालना पड़ता है पूरे मुंह में। सर फ्रिक्शन तो रेजिस्टेंस टू मोशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस टू मोशन इज द रॉन्ग डेफिनेशन। पहले तो आपने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब आपने गलत डेफिनेशन दी है फ्रिक्शन की। आगे सर रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन, वेरी गुड। एक डेफिनेशन मैंने भी जो डेफिनेशन बताई थी यार वो बहुत इजी नहीं लगी तुम लोगों को? अरे तो आपने डेफिनेशन कब बताई? आपने कब बताई? बताई थी क्या? आपने कब बताई? नहीं तो हाँ, मिस्टर शशांक अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई थी। It is the parallel component of the contact force. कुछ याद आया? यस सर, यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, एक सरफेस के पैरेलल लगता है। पैरेलल लगता है। That component is friction. And friction opposes relative motion. Friction does not oppose the motion. अरे भाई साहब फ्रिक्शन के बिना मोशन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर मैं आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा कर दूं तो आप चल नहीं पाओगे, आपको यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए, then only you can walk। फिर कैसे मोशन को अपोज कर देगा फ्रिक्शन? यार आपके मोशन को तो सपोर्ट कर रहा है वो, और आप कह रहे हो नहीं फ्रिक्शन अपोजिंग मोशन। फ्रिक्शन आपसे गुस्सा हो जाएगा, चला जाएगा, कह दो भाई नहीं हिले, तेरे को दिक्कत होती है मैं चला जाता हूँ, तू चल भी नहीं पाएगा भाई। जहां फ्रिक्शन होगा वहीं चल पाओगे, जहां फ्रिक्शन नहीं होगा वहां चल ही नहीं पाओगे। और बोलते हो सर फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, सीरियसली? डोंट यू थिंक दैट कि आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं? वो आपको चला रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं तू मुझे चलने से रोक रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में है और वो चलने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा मान लो ऊपर वाला चलने की कोशिश कर रहा है आगे की तरफ, नीचे वाला क्या करेगा? इन दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में बहुत प्यार है, उसी प्यार को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। अगर ऊपर वाला आगे जाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला बोलेगा मत जा, नीचे वाला उसको पकड़ क्या करेगा? पीछे की तरफ खींचेगा, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब आप अगर ऊपर वाले सरफेस पे बैठे होते, भले ही आपका सरफेस आगे जा रहा है, आपके लिए तो ये सरफेस पीछे रह गया, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर वाला सरफेस बोलेगा भाई तू पीछे मत रह जा, आगे आ जा।
तो ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे की तरफ। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो उसको अपोज कर रहे हैं, मोशन को अपोज नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि केवल फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स होता है जो उसको चला रहा होता है और कोई फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है। तो पहली चीज एक ऑपोजिट रिलेटिव मोशन, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। या टेंडेंसी भी, अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी आ गई तो उसको भी अपोज करता है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक ऐसा रखा हुआ था, आपने बोला कि सर ये एफ, इस पे आपने एक फोर्स लगाया एफ, क्या ये बॉडी अब चलेगी? हाँ या ना? ये तो नो, तो वो तो डिपेंड करता है ना फोर्स और डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन। फोर्स से ज्यादा होगा तो चलेगा। वेरी गुड। फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं, तीनों टाइप को भी देखेंगे। एक्चुअली होते तो दो ही टाइप के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दो टाइप हैं, तीन टाइप है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जानते हो, जब ये बॉडी को एक के ऊपर एक घसीट रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, सरका रहे हो, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के तीन टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने कहा जरा देखो, मैंने बोला सर ये एक ब्लॉक था, आपने इसको आगे खींचने की कोशिश की बट ये आगे नहीं खिंचता, इसका मतलब यार इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। इसका मतलब इस पे एक पीछे की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग गया है, वो है फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी, ये जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं ये आपस में रेस्ट पर हैं, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पर हो। जिन दो कॉन्टैक्ट सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस आपस में अगर रेस्ट पे हो तो हम बोलते हैं कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी ये दोनों सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थे, फिर भी फ्रिक्शन लगा ना, इस फोर्स को किसी ने बैलेंस किया, तभी तो नेट फोर्स 0 आया, वरना एक्सप्रेशन आ जाता। तो इसका मतलब आप बोलोगे इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो किसके बराबर लगा सर, कैपिटल एफ के बराबर। मैंने बोला सर अब इस फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया, मैंने उसको F1 बोल दिया, बॉडी अभी भी नहीं खिसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो F1 के बराबर हो गया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को बढ़ा दिया। मैंने सर इसको फोर्स बढ़ा के F2 कर दिया, पर बॉडी अभी भी नहीं खिसकी, मतलब अब स्टैटिक फ्रिक्शन F2 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब वो अपनी वैल्यू को खुद एडजस्ट कर लेता है और उतना ही लगाता है जितनी रिक्वायरमेंट है। इसको रोकने के लिए रिक्वायरमेंट जितनी थी उतना ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा था। इस हिसाब से तो बॉडी कभी चलेगी नहीं, मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी एक औकात है, उस औकात को बोलते हैं हम लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, उसकी औकात डिसाइड कर दी, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। योगिता की स्क्रीन बहुत गड़बड़ है। योगिता बेटा कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो तुम? कामाक्षी वाईफाई है सर, वाईफाई। वाईफाई है, कौन सा नेटवर्क का है? पता नहीं। पता नहीं। कितने लोग उसमें लटके रहते हैं उस वाईफाई में? क्या? कितने लोग उसको यूज करते हैं साइमल्टेनियसली? 4 4-5 लोग? 4 लोग। भाई क्लास के टाइम पे बाकी लोगों को बोल दिया तो थोड़ा कम यूज क्या करें, डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं कुछ ना कुछ। कौन है, भाई बहन होंगे तुम्हारे? भाई है एक। भाई है ना, भाई को पकड़ के बांध के उसका मोबाइल छुपा के रख दिया करो कहीं क्लास के टाइम पे। ठीक है बड़ा है सर। छोटा है? बड़ा है बड़ा है जी। तो क्या बांध पाओगे, रिक्वेस्ट कर लेगा। वैसे बड़े हो छोटे हो बहन के आगे तो बेचारे सारी बेबस होते हैं, है ना। ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड है। अनमैरिड है, हाँ फिर तो क्या है, ऐसे गर्दन के ऐसे दबाया करो और उसको बोलोगे क्लास के टाइम पे ज्यादा चाय तू मत पियो, चुपचाप कोने में बैठा कर,
ठीक है मदन, तेरे घर में कौन कौन यूज कर रहा है? सर क्या कह रहा है? सब यूज करते हैं। आप लोग सबसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लिया करो, क्लास के टाइम में थोड़ा कम यूज करें। आपका नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। जी सर। ये 2 लोग हैं, बार बार आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है। रॉबिन को बड़ी हंसी आ रही है। रॉबिन तेरे भाई बहन है? रॉबिन की आवाज नहीं निकलती मेरे को लगता है, सिर्फ इमोटिकॉन्स में बात करता है वो। चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया। वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो मैक्सिमम वैल्यू थी जहां तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। एक लेवल के बाद वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता, मतलब उसके बाद बॉडी को चलना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप बोलोगे उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन था जो कि रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर आ जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जिन 2 सरफेस की बात करते हैं, जिनकी कांटेक्ट फोर्स बात कर रहे थे ना, उस कांटेक्ट फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होता था नॉर्मल, उस नॉर्मल के प्रोपोर्शन होता है। जितना ज्यादा वो नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल का मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा वो धक्का लगा रहे हो एक दूसरे को, जितना ज्यादा एक दूसरे को प्रेस कर रहे होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा होगा। जितना ज्यादा वो एक दूसरे को दबा रहे होंगे मतलब उतना ज्यादा उनके बीच में क्या है, प्यार है, तो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू μs into n। दिस μs इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ये n पे या किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब यार देखो, मुझे अगर किसी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन पूछा जाए कि सर ये फोर्स है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, बताओ कितना फ्रिक्शन है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि सर उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, फिर आप देखो कि आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है। अगर रिक्वायर्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा सर, लिमिटिंग के बराबर। अगर रिक्वायर्ड वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब वो लिमिटिंग के बराबर नहीं लग रहा होगा, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक, और वो उतना ही लग रहा होगा जितना रिक्वायर्ड है। औकात मतलब उसकी मैक्सिमम है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट, अब सीधी सी बात है यार, मेरा एक इलाका है ना, मेरा एक दबदबा चलता है, अब बाहर से कोई 2 लोग घुस आए, यार मेरी औकात है मैं 100 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर जब 2 लोग आएंगे तो क्या 100 लोग लेके तो ना पहुंच जाऊंगा मैं, है ना। मैं 2 लोगों को हैंडल कर लूंगा ना यार, तो 2 लोगों को भेज दूंगा, ज्यादा 3 लोगों को भेज दूंगा। तो जितने लोगों को हैंडल करने की रिक्वायरमेंट में उतने ही तो फोर्स लगाऊंगा। हर बार जाके 100 लोग लेके खड़ा हो जाऊं 2 लोगों के सामने, है ना, बेचारे मतलब क्या बोलेंगे, मेरी बेइज्जती फील होगी मुझे। तो ऐसा ही इसके साथ है स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब रिक्वायरमेंट अगर कम है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, मतलब फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। जब रिक्वायरमेंट लिमिटिंग तक पहुंच जाती है तब जाके ये मैक्सिमम लगाता है। तो हमेशा जब भी फ्रिक्शन निकालना हो तो पहले चेक किया करो कि रिक्वायरमेंट लिमिटिंग से कम है कि ज्यादा। अगर लिमिटिंग से ज्यादा है तो भी ये लिमिटिंग, मतलब अगर 200 लोग आ गए तो भी मैं तो 100 लोग भेज सकता हूँ ना यार, मेरे पास 100 आदमी है, 200 आ गए तो क्या होगा, 100 आदमी मेरे पिल जाएंगे, मतलब बॉडी चलने लगेगी, वो जो चाहेंगे वो होगा, क्या कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो उससे कम की रिक्वायरमेंट है तो उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना रिक्वायरमेंट है, तब फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर नहीं रखते ना। मैक्सिमम टाइम आप ये करोगे, जब भी फ्रिक्शन पूछा जाएगा क्या लगा दोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, सर ये लोग करेक्ट, पहला ऑप्शन टिक कर दिया, गलत आंसर, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी नहीं इतनी। रिक्वायरमेंट थी 10 न्यूटन की, तुम्हारा लिमिटिंग आ रहा है 100 न्यूटन का, आंसर लीजिए 100 न्यूटन, जबकि फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा, केवल 10 न्यूटन। अब जरा देखो, मैंने कहा इस कोर्स को और अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो अब ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब इसकी औकात से बाहर चला गया। जब ये बॉडी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में चलना चालू करेगी तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू v into x। वो एक फिक्स वैल्यू, जब 2 सरफेस आपस में चल रहे होंगे तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो होगा μ k into n। और जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वैसे ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। जनरली mu k is less than ms। mu k की वैल्यू ms से थोड़ी छोटी होती है, मतलब जब बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है ना तब फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है लिमिटिंग से। एक बार चलाने के लिए स्टार्टिंग में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन जब बॉडी चलने लगती है तो आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम फोर्स भी लगा रहे हो तो भी बॉडी चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। जब चलने लगती है तो आपको लगेगा कि बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जब नहीं गिवन हो तो आप ms और mu k को बराबर ले सकते हो।
लेकिन जनरली क्या होता है, म्यू के की वैल्यू थोड़ी सी म्यू से ज्यादा थोड़ी कम होती है। अब क्या होता है, एक ग्राफ बनता है इनके बीच में, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में। इनिशियली तो क्या होता है, जरा देखो, हाँ बोलते हो कि सर जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शन, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा जाओ वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। अब आप बढ़ाओगे तो आप बोलते हो ये ग्राफ को कैसा होगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे और फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। सर ये होती है लिमिटिंग वैल्यू, ये होती है काइनेटिक। जरा देखो काइनेटिक की वैल्यू जरा देखो लिमिटिंग से थोड़ी सी कम है, और इस रीजन में आप बोलोगे फोर्स कितना लग रहा है, स्टैटिक है। ये ग्राफ होता है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो मैं और एक चीज और करा सकता हूँ, बट अभी नहीं करा कि आज काफी सारी चीजें हो गई। अब देखो घर पे जाके तुरंत की तुरंत जितनी चीजें मैंने कराई हैं, तुरंत आपकी जो भी इसके बाद क्लास होगी उसके बाद आप बैठोगे तो तुरंत की तुरंत जो मैंने आज चीजें कराई उनको दोबारा अपने पेन से सॉल्व करोगे। जो जो बातें मैंने बोली हैं आपने नोट डाउन की होंगी, नहीं की है साथ में तो फिर से नोट डाउन कर लेना, उनके बारे में 2 बार सोच लेना, और चाहो तो फोन लगा के किसी के साथ डिस्कस कर लेना। दोस्ती यारी भी बढ़ेगी, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, है ना, और आपको वो फ्रिक्शन समझ में भी आ जाएगा। कोशिश ये करो आपके कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई अच्छी फ्रेंड है, जो भी है आपस में आप एक दूसरे के साथ फिजिक्स को क्विकली आज क्या पढ़ाया तुम कुछ समझा दो, कुछ हम समझा देंगे और डिस्कस कर लो। ध्यान रखना फिजिक्स की डिस्कस करना, है ना, और चीजें डिस्कस मत करने लगना, वरना चले कि मास्टर ने बता दिया, अरे हर सर, हाँ जी सर, अरे रिकॉर्डिंग बंद करना यार।